होता है कि फॉर्मेट में गलती नहीं है, पत्र के प्रारूप में गलती नहीं है, तो आपके नंबर अधिक आने की संभावना है। यदि उसने बोल दिया प्रधानाचार्य, तो प्रधानाचार्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य। चार्य मतलब कोई फीमेल प्रिंसिपल है। प्रधानाचार्य मतलब लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में साथ साथ लिख सकते हो, फीमेल प्रिंसिपल होगी तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कई बार प्रधान अध्यापक भी दे देते हैं, और प्रधान अध्यापक का मतलब वही प्रिंसिपल। कई जगह प्राचार्य, प्राचार्य इतनी छोटी सी स्पेलिंग, प्राचार्य, तो प्राचार्य क्या होता है? वही प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्य अध्यापक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे स्कूल का नाम। तो यहाँ पर स्कूल का नाम तो है नहीं, क्या है? स्कूल या विद्यालय। यदि खुद उसने दिया है कि सर्वोदय विद्यालय नई दिल्ली, सर्वोदय विद्यालय नई दिल्ली के प्रिंसिपल को लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रधानाचार्य। क्या आएगा सेकंड लाइन में? सर्वोदय विद्यालय। क्या हो जाएगा? सर्वोदय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय। यदि वो विद्यालय कहता है तो विद्यालय कहो, यदि वो स्कूल कहता है तो स्कूल कहो। ये बात भी थोड़ा ध्यान देने की है, छोटी छोटी बात तो ध्यान देना आपने। फिर आप बीच में कंटेंट में थोड़ा 19-20 होगा तो चलेगा, और फॉर्मेट में 1% भी गलती ना हो। फिर यहाँ पर शहर, यहाँ पर यदि वो खुद कहे नई दिल्ली है तो नई दिल्ली लिख सकते। ऊपर तो प्रति रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? प्रति। प्रति की बजाय आप वही क्या लिख सकते हो? प्रतिष्ठा में। यदि आप लिखना चाहते हो तो प्रतिष्ठा में भी लिख सकते हो। अब ये किस सूरत में लिखेंगे समझ लो बच्चों। छोटी क्लासेस में पत्र से भी नहीं लिखे होंगे, परंतु अब अपने आप लिखना है। पहले शायद नकल मार के लिख लिया हो आपने कहीं से, नोटबुक से, किसी ग्रामर की बुक से। अब आपको खुद लिखना है। बिल्कुल सीधी सी बात है। प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं वो एप्लीकेशन कहलाती है, और उसको लिखने का तरीका यही है। यदि एग्जामिनर ने बोल दिया कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखो, ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे। यदि उसने खुद कह दिया कि नई दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखो, या प्राचार्या को लिखो। प्राचार्य मतलब कोई बच्चा बताएगा? राइट आंसर, फीमेल प्रिंसिपल होगी तो प्राचार्य कहेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब एक लाइन को छोड़ दिया बेटा, देख सकते हो आप ब्लैंक। यहाँ पर आएगा क्या आएगा? विषय। क्या आएगा? विषय। विषय के बाद आप ऐसे, ये चिन्ह है बेटा, इसको विराम चिन्ह को निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे लगा देते हैं, कुछ बच्चे इसको छोटा सा ऐसे लगा देते हैं। ये नहीं होता। बड़े कर दोगे तो निर्देशक चिन्ह, छोटा रखोगे तो वो योजक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। तो ऐसे डिवीजन का साइन नहीं लगाना, ऐसे लगाना है भाई। कुछ भी हो सकता है, जुर्माना माफ़ी भी हो सकता है, कुछ भी, जुर्माना माफ़ी। कोई भी विद्यालय में आपने छुट्टियां लेनी है, बीमारी के लिए अवकाश लेना है, या कोई और कोई आपसे कुछ गलती होगी उसके लिए क्षमा मांगनी है, या आपको विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएं लगवानी है, किसी एक सब्जेक्ट की, गणित की तैयारी नहीं हुई आपकी, बोर्ड परीक्षा निकट है, तो प्रिंसिपल को पत्र लिखो कि वो अतिरिक्त कक्षाएं लगा दें, यानी एक्स्ट्रा क्लास लगा दें। सुना होगा आपने एक्स्ट्रा क्लास वर्ड, सुना होगा ना? एक्स्ट्रा क्लास क्या होता है? तो बहुत तरह की सूरतों में स्कूल में, विद्यालय में पानी की दिक्कत हो सकती है। गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडा पानी आता है, तो उसको भी चेंज कराना है। या पंखे नहीं चलते, या एसी की सुविधा नहीं है, या बहुत सारी समस्याएं, खेल का सामान है उसकी कमी है, या खेल का सामान तो है, प्रशिक्षक नहीं है। प्रशिक्षक वर्ड इंग्लिश का जो वर्जन होगा ना साथ में, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें सेम क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा रहेगा और उसी क्वेश्चन का अनुवाद हिंदी में रहेगा, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो। कोच, कोच समझ में आ जाएगा सबको, हिंदी में प्रशिक्षक समझ में नहीं आएगा। कोच भी होते ना, तो उसकी शिकायत कर सकते हो, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे यहाँ कोच डेप्यूट किए जाएँ, कोचिज़ की सुविधा दी जाए। बस फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं तो पत्र लिख सकते हैं, बस फैसिलिटी बंद कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फीस लेट जमा कराने की अनुमति ले सकते हैं। मान लो आपके पिताजी को सैलरी नहीं मिली और फीस जमा कराने की तिथि जा चुकी है, अब रोजाना टीचर आपको क्लास में उठा रहा है, उठो भाई फीस किसकी नहीं आई, तो उसमें एक ही तरीका है समझदारी का,
आप प्रिंसिपल से को लेटर लिखो कि महोदय मेरे पिताजी की तनख्वाह नहीं मिली है, देरी से मिलेगी, मैं अपनी फीस अगले महीने जमा करा दूंगा इकट्ठी। तो टीचर आपको रोज़ाना उठाएगी नहीं, रोज़ाना आपको ह्यूमिलेट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे काम हैं, ये चीज़ें तो सारी सुविधा के लिए चलाई गई थी, लेकिन उसका स्थान आजकल ईमेल ने ले लिया है। पेरेंट्स ईमेल कर देते हैं प्रिंसिपल को कि बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए। ईमेल का ज़माना है ना, ईमेल का ज़माना है, वो ये पुराना व्यवहार था पत्र का। लेकिन इस परीक्षा के माध्यम से आपसे जो है ना, ये जो परिषद है काउंसिल CSIR, ये चाहता है कि हमारा जो अधिकारी बनेगा, आप अधिकारी बनने जा रहे हो, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि किसी विषय पर यदि लिखना हो तो वो लिख सकता है, उसको इतना ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर चीज़ के लिए वो क्लरिकल स्टाफ से डिस्कस करे, खुद उसको ज्ञान हो। एक बात और है बच्चों, आपको यदि ज्ञान होगा तभी तो आप क्लरिकल स्टाफ के द्वारा लिखे गए पत्र को करेक्ट कर पाओगे, या उसको डिक्टेट कर पाओगे, या उसको निर्देश दे पाओगे। तो बच्चों बात शुरू करते हैं। बहुत तरह के टॉपिक हो सकते हैं, बहुत तरह के, कुछ मैंने 8-10 टॉपिक आपको गिनाए, इसके अलावा और भी टॉपिक हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक कोई भी हो, बस आपके समझ में यह आना चाहिए कि टॉपिक किस मुद्दे पर है, उसका विषय क्या है। तो विषय खुद बनाओगे। क्या बनाया मैंने? जुर्माना माफ़ी हेतु, जुर्माना माफ़ी हेतु, ये पूर्णविराम लगाया बच्चों। देखो इससे पहले सेम बात जो मैंने कल बताई थी, कल हमने शिकायती पत्र किया था, शिकायती पत्र, और आज कर रहे हैं एप्लीकेशन, यानी प्रिंसिपल को पत्र लिखना है। तो जुर्माना माफ़ी हेतु शॉर्ट में लिखेंगे विषय, और इसके बाद पूर्णविराम लगाना है। इससे पहले हमने कहीं पर भी पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं किया, मतलब कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया है। फिर लाइन देखो बेटा ध्यान से, ये लाइन छूटी हुई है, इस लाइन में मैं कुछ नहीं लिखूंगा। एक बात को दिमाग में बैठा लो, फॉर्मल लेटर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, लाइन छोड़ने का जो किस्सा है उसको बहुत जल्दी आप सीखो। विषय से पहले और बाद में लाइन छूटेगी, जस्ट बिफोर सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये लिखा हुआ विषय, इससे पहले लाइन छूटी है, इसके बाद लाइन छूटी है। तो फिर समझ गया आप, इस बात को दिमाग में बैठा लो। एक लाइन हमने छोड़ी थी, अपना पता और अधिकारी का पता, उसको अलग अलग करने के लिए। मुझे लगता है लॉजिक समझ गए हो गया। चलो बेटा, अब महोदय, महोदय, मैं महोदय अब लिख रहा हूँ, समझ गए हो गया आप। क्योंकि यदि प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य सिर्फ फीमेल प्रिंसिपल है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? इन काम की बात सुनो, पते की बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे नोट कर लेना। एग्जामिनर चीज़ों को पढ़ेगा, जांचेगा आपकी कॉपी को, उसको एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दिखेगा। तो दिखने वाली चीज़ है ना, वो गलत नहीं होनी चाहिए, उसको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कोई स्किप भी हो जाए, उससे कोई सेंटेंस आपका गलत होकर भी ठीक कर सकता है। लेकिन जो फॉर्मेट है, जो पत्र का प्रारूप है, इसमें एक भी गलती ना हो, क्योंकि ये चीज़ दिखती है, उसको अंदर से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीच में लाइनों के बीच में उसको एक लाइन में एक शब्द लिखा है महोदय, वो कहेगा अकल ही नहीं है बच्चे को, प्रिंसिपल तो फीमेल है, इट शुड बी महोदया। क्या होना चाहिए? महोदय, महोदया। प्रिंसिपल यदि फीमेल है तो, और यदि मेल प्रिंसिपल है तो, ये बारीक बात बेटा, बारीक बात है, इसको आप गलती मत करना, इसको सीखो इससे। और यदि आप लिखना चाहो तो मान्यवर लिख सकते हो। बताएगा कोई बच्चा मान्यवर? यदि फीमेल प्रिंसिपल है तो मान्यवर का क्या हो जाएगा? मान्यवरा। छोटी सी बात सीखो, आ लगाने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे महोदय के में आ जोड़ा था तो स्त्रीलिंग बन गया, क्योंकि ऊपर स्त्रीलिंग बैठा है। कोई जो पोस्ट है ना प्रिंसिपल की, उस पर कौन बैठा है? फीमेल कैंडिडेट बैठा है, फीमेल है प्रिंसिपल। मेल प्रिंसिपल हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये फॉर्मेट की जान है। इसे फॉर्मेट, मान लो 20 मार्क्स का आपका लेटर है, मान लो क्या है ही 20 मार्क्स का, मानने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें से मान के चलो 5 मार्क्स, 6 भले ही हो जाएं, पर 5 मार्क्स से नीचे नहीं हो सकते फॉर्मेट के। और उस फॉर्मेट में 4 नंबर तो इसी के हैं जो हमने शुरू किया था आज। ये देख सकते हो आप, ये स्लाइड यहाँ से लेकर और यहाँ तक 4 नंबर का काम हो चुका। लेटर आपको आता है, नहीं आता है, लेटर आप बढ़िया लिखते हो, नहीं लिखते हो, 4 नंबर तो आपके पक्के हो गए। और सुनो, 4 नहीं,
14 पक्के हो गए। क्यों? ये लेटर चाहे आपको कम आता हो, क्योंकि उसको पता है कि जिसका फॉर्मेट ठीक है कंटेंट भी ठीक मिलेगा। ये माइंडसेट होता है एग्जामिनर का, जिसका फॉर्मेट ठीक है उसका कंटेंट ठीक मिलेगा। और फॉर्मेट ही गलत है तो समझ जाता है वो बच्चा ऐसा ही है, कैंडिडेट परीक्षार्थी ऐसा ही है, उसको कुछ ज़्यादा आता नहीं है, उसने कुछ 2-4 पत्रों का रट्टा लगाया हुआ है और यहाँ पर चेंज हो गया तो वो गड़बड़ा गया। बिल्कुल ध्यान से याद कीजिए। तो बच्चों आगे चलिए। अब कुछ बच्चों का आइडिया हो गया होगा कि अब क्या करेंगे। फॉर्मल लेटर शुरू करेंगे अब यहाँ से, कंटेंट बीच का, और उसको पहला पैराग्राफ, ये नंबर आपने नहीं डालना, बस मैं बता रहा हूँ। ये पहला पैराग्राफ बेटा लिख रहा हूँ मैं, 3 पैराग्राफ में लिखना है। सुन लो, 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए लेटर के। पैराग्राफ का मतलब इस महोदय के बाद के 3, ना कि सारे 3। ठीक है, चलो शुरू करें। ये पहला पैराग्राफ आप नोट कर लेना, ये चेंज नहीं होता है, थोड़ी समस्या के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मैं कौन, आप जो पत्र लिख रहे हो, मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का। आप कहोगे जी महाविद्यालय का लिखें तो महाविद्यालय में तो बेटा कॉलेज होता है, महाविद्यालय क्या होता है, कॉलेज। उसमें लिखोगे मैं महाविद्यालय की बीए फाइनल, बीए फाइनल नहीं लिखना, अंतिम वर्ष, बीए अंतिम वर्ष का छात्र हूँ या विद्यार्थी हूँ। मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और यह पत्र आपको जुर्माना माफ़ी हेतु लिख रहा हूँ। इसके लिए जुर्माना माफ़ी। 1-2 बच्चा पूछ सकता है जी जुर्माना माफ़ी क्यों लिख दिया आपने, क्योंकि इससे पहले देखो, आप पीछे देखो, ये क्या टॉपिक लिखा हुआ है, जुर्माना माफ़ी। जो यहाँ पर टॉपिक लिख दिया उसी को आप फर्स्ट सेंटेंस में करोगे। कहो जुर्माना माफ़ी हेतु लिख रहा हूँ, हेतु लिख रहा हूँ। पहले पैराग्राफ से स्टोरी शुरू नहीं करेंगे, पहले पैराग्राफ में बस इंट्रोडक्शन देंगे कि मैं आपके विद्यालय की 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, तब नहीं लिख सकते जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दे दिया हो कि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं तब आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा लाइन छोड़कर देखो। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे आप। ये सेकंड पैराग्राफ है, इसमें पूरी स्टोरी चलेगी। सब बच्चों की, जो आप बच्चे हैं सब क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर ऑफलाइन बैठे हैं, सबकी स्टोरी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि आप इसमें बताओगे कि मैं अपनी कक्षा के अन्य छात्रों के साथ विज्ञान की प्रयोगशाला में, कुछ भी स्टोरी मैंने ये बना लिया, आप कुछ भी बना सकते हो। विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, प्रयोग एक्सपेरिमेंट। इसी दौरान गलती से एक एपरेटस, एक उपकरण मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और टूट गया। हमारी विज्ञान के अध्यापिका ने मुझ पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है, जबकि इसमें मेरी गलती नहीं थी। वह गलती से गिर गया या दूसरे बच्चे के हिलने पर गिर गया, ठीक है, या अनजाने में गिर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर इस विज्ञान के अध्यापिका ने मुझ पर 500 रुपये जुर्माना कर दिया। ये स्टोरी सारी लिखूंगा नहीं मैं, पर आपको बता रहा हूँ। मैं इस जुर्माने को देने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत ही छोटी नौकरी करते हैं, वो बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ा पाते हैं, मेरी फीस अदा कर पाते हैं। इस जुर्माने की राशि मैं देने में समर्थ हूँ। बीच में भी एक बार महोदया लिख सकते हो, महोदया मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या मैं कक्षा में हर बार अव्वल आता हूँ। अव्वल का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉप। अव्वल का मतलब टॉप। पट्टे जो ईंट आती है ना, वो भी अव्वल होती हैं, द्वयम होती हैं। मैं कक्षा में सदैव अव्वल नंबर पर आता हूँ, मतलब टॉप में आता हूँ। और खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ। मैं अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ। एग्जामिनर उसको दिखाना है प्रिंसिपल को कि ये तो बड़ा काम का बच्चा है, ये तो बड़ा अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत पढ़ाकू है, ये तो खेलों में भी अच्छा है, ये तो गतिविधियाँ भी करता है, स्कूल की एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी भाग लेता है। तो मैं तो
अन्य गतिविधियों में भी भाग लेता रहा हूँ, विद्यालय का नाम रोशन करता रहा हूँ। इतनी बातें लिखनी पड़ेंगी। ये बेटा काल्पनिक बातें हैं, सब ये काल्पनिक बातें हैं, सब ये इमेजिनरी हैं। आपको भी इसी तरह बताना है, हर बार बताना है इस तरह के लेटर में कि मैं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, मैं खेलों में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ, फुटबॉल टीम का कप्तान हूँ, मैं एनुअल फंक्शन हो, वार्षिक समारोह हो या अन्य गतिविधियाँ हो विद्यालय द्वारा कराई गई, सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ और कई बार प्रदेश में विद्यालय का नाम रोशन नहीं कर चुका हूँ। नहीं कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, ध्यान से नहीं सुना आपने, कई बार विद्यालय का नाम रोशन कर चुका हूँ। ये पूरी स्टोरी आपको बनाकर लिखनी पड़ेगी, काल्पनिक। आपने कभी खेल का पता नहीं हो तब भी आपको लिखनी पड़ेगी, ताकि प्रिंसिपल को लगे कि यार जेन्युइन केस है, जेन्युइन केस है, झूठ नहीं बोल रहा है, अच्छा बच्चा है, गलती हो सकती है। 2 कारण देने आपने, एक तो पिताजी हमेशा गरीब बताने हैं, छोटी नौकरी करते हैं, दूसरा अपने आप को हमेशा बढ़िया बच्चा बताना है कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत अव्वल आता हूँ, मैं बहुत खेलने में भाग लेता हूँ, अन्य गतिविधियों में भाग लेता हूँ। तीसरे पैराग्राफ में ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये आपने लिखना नहीं है 1 2 3, वो तो मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये लगभग सबका सेम रहेगा। मेरी प्रार्थना है या मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी स्थिति, मेरी कंडीशन, मेरी स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी। यदि मेल है, प्रिंसिपल है तो विचार करेंगे, विचार करेंगे। और मेरी जुर्माना राशि को माफ कर देंगे, माफ कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लिखो बेटा शाबाश, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी या दोबारा नहीं करूंगा, या मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी गलती को मैं भविष्य में नहीं दोहराऊंगा। तो इस तरह की बातें लिखनी पड़ेगी बच्चों, ताकि प्रिंसिपल को लगे, मतलब आपको लिखनी तो काल्पनिक बातें हैं, सुनो मेरी बात, काल्पनिक लिखनी है बात, परंतु ऐसी बोलनी है, जचानी है बिल्कुल, जो प्रिंसिपल को जचे कि हाँ बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। मैं क्या लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई अश्योर यू, मैं आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा या भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब लास्ट में धन्यवाद सहित, धन्यवाद सहित, यहाँ पर भी लाइन छोड़नी है बेटा, एक लाइन छूटेगी, देखो ये धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य। यदि लड़की है तो क्या लिखेगी, आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या। नहीं ठीक है, ये वर्ड आपका शिष्य लिख सकते हो या आपका शिष्य लिख सकते हैं, ज़्यादा आज्ञाकारी यही लिखते हैं। आपका सुशिष्य, सुशिष्य मतलब अच्छा शिष्य, और यहाँ पर क्या लिखो, मतलब क्या लिखना जरूरी नहीं है। यदि नाम न दिया हो तो क्या लिखेंगे, क ख ग, और यदि नाम दिया है तो आपका नाम सुमित या सुमिता है तो लड़के लिखेंगे सुमित, जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगी, सुमिता, क्या लिखेंगी, सुमिता। यस, इस तरह से बच्चों ये पूरा एक पत्र पूरा होता है। इस तरह के पत्रों को एप्लीकेशन कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश में एप्लीकेशन और इंग्लिश हिंदी में इनको प्रार्थना पत्र कहते हैं, प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं। है ये भी औपचारिक पत्र, कल जो हमने किया था वो भी
औपचारिक पत्र था वो था शिकायती पत्र। तो रोजाना हम एक टाइप करेंगे और फिर उन पर क्वेश्चन बीच बीच में करते रहेंगे। ये टाइप पूरी हो जाए फिर निबंध भी शुरू करेंगे। फिर टाइप पूरी होने के बाद फिर मैं रोजाना आपको होमवर्क दूंगा कि एक पत्र करना है। मैं बोलूँगा आवेदन पत्र, तो आपको आवेदन पत्र करके लाना है, प्लस एक निबंध जो मैं कराऊंगा। मैं बोलूँगा आज प्रार्थना पत्र, तो आपको उस दिन प्रार्थना पत्र करना है। कारण क्या है बच्चों, हैं तो सारे फॉर्मल लेटर, यदि हम एक ही तरह के पत्रों का अभ्यास करते जाएंगे तो वो नुकसान होगा हमारा। क्या पता है एग्जाम में दूसरी टाइप का पत्र पूछ लें। तो इसलिए 6 टाइप के जो पत्र हैं औपचारिक, इनको हर रोज़ अलग अलग टाइप का पत्र मैं लिखने को दूंगा, समझाऊंगा। बस ये 5 दिन, ये 6 दिन, जब तक ये पत्र के फॉर्मेट पूरे नहीं होते हैं। इसके बाद यदि आप कहोगे तो मैं उस पत्र को दोबारा समझाऊंगा, अन्यथा मैं मान के चलूँगा कि आपने फॉर्मेट सीख लिया है। यदि आप नोट करते रहेंगे ना साथ साथ, तो फिर मुझसे आपको मतलब ये नहीं रहेगा कि हर एक बार में सर बताएंगे, आप खुद उस फॉर्मेट को दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करूँगा किस तरह के पत्र इसमें आते हैं। प्रिंसिपल को बताया मैंने आपको, विद्यालय में सफाई की व्यवस्था नहीं होती, तो आप क्या लिखोगे, सफाई की व्यवस्था के संबंध में। और बाद में क्या लिखोगे, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान विद्यालय की सफाई की अव्यवस्था क्यों दिलाना चाहता हूँ। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, विद्यालय में हर जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। कक्षा कक्ष भी, कक्षा कक्ष क्या होता है बच्चों, कक्षा कक्ष, वेरी गुड, कक्षा कक्ष होता है क्लासरूम। कक्षा कक्ष भी साफ नहीं होते, पूरे दिन धूल उड़ती रहती है, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। सफाई कहा गया है कि भगवान के बाद दूसरा दर्जा सफाई को प्राप्त है, और विद्यालय में सफाई नहीं हो रही है तो ये बड़ी असुविधा हो रही है विद्यार्थियों को। क्या हो रही है, असुविधा। मेरा आपको सुझाव है कि हर कक्षा कक्ष में एक डस्टबिन, कूड़ादान रखवाया जाए, और विद्यालय में पूरे विद्यालय का जो कॉरिडोर है, जो बरामदे हैं, और उसकी सफाई करके उसके कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ताकि वह बाद में हवा चलने पर न उड़कर वापस न फैल जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको वो स्टोरी खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, प्रिंसिपल को आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाओ। क्या करवाओ, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के संबंध में। और फिर क्या लिखोगे, मैं यह पत्र आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के संबंध में लिख रहा हूँ। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में लिखोगे, हमारे विद्यालय में पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, परंतु सांस्कृतिक कार्यक्रम न के बराबर होते हैं। जहाँ पढ़ाई से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए। उससे बच्चों के अंदर कई तरह के गुण विकसित होते हैं। वो बोलना सीखता है, वो नृत्य करना सीखता है, उससे करने से उसके अंदर आत्मविश्वास जाग जाता है। तो इस तरह से डर से छुटकारा मिलता है, क्योंकि स्टेज पर आएगा, डर से छुटकारा मिलेगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए आप इसको बोल सकते हैं। विद्यालय में मैच करवाना है, क्रिकेट मैच करवाना है आपको, प्रिंसिपल को लिखो। पहले पैराग्राफ में तो वही हो जाएगा, क्रिकेट का मैच कराने की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दूसरे में, हमारे विद्यालय की टीम, क्रिकेट की टीम बहुत समय से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, बहुत अच्छा अभ्यास भी कर रही है। हमारे कोचिज को बोलेंगे हिंदी में प्रशिक्षक। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रशिक्षक। नाम थोड़ा जानना जरूरी है, क्या पता वहाँ पर प्रशिक्षक आ जाए और आप ना समझ पाए। प्रशिक्षक भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, परंतु हमारे विद्यालय का बहुत समय से या इस वर्ष में एक भी दूसरे विद्यालय की टीम से मैच नहीं हुआ है, मुकाबला नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो अपनी जो कितनी वो उनके अंदर योग्यता है वो जांच नहीं पा रहे हैं। तो आपसे तीसरे पैराग्राफ में आपसे प्रार्थना है कि पड़ोसी विद्यालय से, किसी भी विद्यालय से हमारे क्रिकेट टीम का मैच करवा दिया जाए, ताकि बच्चों को अपने स्तर, अपने लेवल कितनी तैयारी हुई है उसका पता लग सके, और यदि कमी है तो बच्चे उसमें सुधार कर सकेंगे या कर पाएंगे। तो भाई इसमें बेटा स्टोरी बनानी होती है, समझ में आ रहा है, स्टोरी कैसे बनाओगे।
कोई भी टॉपिक आ सकता है इसमें। टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इनमें से भी आ सकता है और इससे बाहर भी कोई आ सकता है। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी क्या होती है बच्चों? ये क्या होती है विज्ञान प्रदर्शनी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? साइंस एग्जीबिशन। बोलो क्या होती है? बोलो बोलो। यस, वेरी गुड। विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन का आयोजन करवाना है। कौन करवाएगा? स्कूल का मुखिया कौन है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को लिखोगे। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करवाने हेतु, पहला पैराग्राफ तो आपको याद हो गया होगा। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और यह पत्र आपको विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करवाने हेतु लिख रहा हूँ। मतलब सैकड़ों टॉपिक हो सकते हैं बेटा इसके। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखोगे? हमारे विद्यालय का पूरे शहर में नाम है, बताना है आपको ऐसे ही काल्पनिक रूप से। विद्यालय का पूरे शहर में नाम है। हमारे विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाता रहता है, खेलों पर भी ध्यान देता है, परंतु पिछले कई वर्षों से विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हुआ। वेरी गुड, मतलब आप साथ साथ समझ रहे हो, नहीं हुआ है। और विज्ञान प्रदर्शनी न होने से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रतिभा, क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक प्रतिभा, यानी साइंटिस्ट वाला जो वो था ना प्रतिभा, टैलेंट, वैज्ञानिक प्रतिभा विकसित नहीं हो पा रही है। बच्चों का विज्ञान के प्रति रुझान, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। साइंस विकल्प कम लेते हैं बच्चे। 11th-12th में आकर क्या लेते हैं? 11th में आकर कॉमर्स लेते हैं, आर्ट लेते हैं, ह्यूमैनिटीज लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञान की तरफ बच्चों का रुझान कम होता जा रहा है। इसका कारण है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही। तो बेहतर होगा यदि विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए और इसमें विद्यालय के जो बच्चे इच्छुक हैं भाग लेने के, उनको भाग लेने दिया जाए। बच्चे अपने विज्ञान अध्यापक के साथ मिलकर कोई ना कोई प्रोजेक्ट को क्या बोल देंगे हिंदी में? कोई ना कोई, बोलो, कोई बच्चा बोलेगा? परियोजना कार्य बनाएंगे। कई तरह के मॉडल बनाएंगे, प्रतिरूप बनाएंगे, प्रतिरूप बोलते हैं मॉडल को, और इस तरह से वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वो उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में खोजेंगे, उसके बारे में तैयारी करेंगे, तो काफ़ी उनके बीच में उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। और साथ ही जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, वो जब उन प्रदर्शनी को देखेंगे तो उनके मन में भी विज्ञान के प्रति रुझान उत्पन्न होगा। आगे जाकर वो वैज्ञानिक बन सकते हैं, देश का, स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। तो तीसरे पैराग्राफ में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वही जो ऊपर लिखा है उसके बारे में लिखेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना पत्र है ये, मेरी आपसे प्रार्थना है या मेरे साथ और विद्यार्थियों की प्रार्थना है कि विद्यालय में इस बार एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए ताकि बच्चों में वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास हो सके। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। आभारी का मतलब थैंकफुल, और बाद में तो वो फिक्स रहता है, धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम दिया है तो नाम लिखना है, नहीं तो क्या गए भी लिखना है। नाम ना दिया हो तो खाली नहीं छोड़ना, क्या लिखेंगे। कितने भी टॉपिक हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन क्या कई दिन तक इस विषय पर बोला जा सकता है कि प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए कितने टॉपिक हो सकते हैं। साइन नहीं होते, साइन केवल क्या लिखोगे आप? साइन जब आप अधिकारी बन जाओगे ना, साइन करने के तब आपकी बारी आएगी। आप एएसओ बनोगे तो आप अधिकारी बनोगे, फिर आपके साइन चलेंगे। अभी नहीं, अभी तो आपको दिखाना है नमूना कि आई नो हाउ टू राइट ए लेटर और एन एप्लीकेशन, ये बताना होता है। ठीक है, आपको अपनी प्रतिभा दिखाने की, हाँ मुझे लिखना होता है। कितने भी विषय पर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे विद्यालय के बाहर खोमचे वाले खड़े होते हैं, खोमचे, स्ट्रीट हॉकर्स, जो खाने का सामान बेचते हैं, शिकायत कर सकते हो। क्या लिखोगे टॉपिक? विद्यालय के सामने खड़े होने वाले खोमचे वालों के संबंध में। महोदय, मैं आपकी कक्षा, आपके विद्यालय की इस कक्षा का विद्यार्थी हूँ, आपका ध्यान इनकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। देखो कंटेंट क्या लिखोगे, आपको क्वेश्चन इसके बारे में क्या लिखेंगे। महोदय, जैसा कि आप जानते हो कि स्वास्थ्य एक उत्तम धन है। कैसा धन है?
उत्तम धन, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य का धन, और हमारे विद्यालय के बच्चों का स्वास्थ्य अक्सर खराब हो रहा है। इसके पीछे मैंने कारण पाया कि बच्चे मध्यांतर में, मध्यांतर क्या होता है बेटा, बोलो। वेरी गुड, आपको तो पता है भाई। मध्यांतर या अंतराल में, इंटरवल बोलते हैं इसको, लंच, आधी छुट्टी, रिसेस में और छुट्टी होने के बाद विद्यालय के सामने खड़े होने वाले खोमचे वालों से ईटेबल्स का मतलब खाद्य सामग्री, वेरी गुड, खाद्य सामग्री, गुड स्टूडेंट, खाद्य सामग्री खरीद कर खाते हैं। वो खाद्य सामग्री बहुत ही घटिया स्तर की होती है। उसमें खाद्य जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, खाद्य पदार्थ जो उसमें प्रयोग किए जाते हैं, वो बहुत ही घटिया स्तर के होते हैं, और उन्हें खाकर बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। न केवल उनका स्वास्थ्य खराब होता है, बल्कि पढ़ाई भी बाधित होती है। पढ़ाई रुकेगी, अटकेगी, या कई दिन स्कूल नहीं आते तो पढ़ाई नहीं हो पाती। तो मेरी, थर्ड पैराग्राफ समझ गए, मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कार्रवाई क्या करें? कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करें और सख्त निर्देश दें कि विद्यालय के सामने कोई भी स्ट्रीट, क्या बोलते हैं उसको, खोमचे वाला खड़ा ना हो, ताकि विद्यार्थी तो छोटे बच्चे हैं, तो खरीद ही लेते हैं, ललचाते हैं इस खाने की तरफ, तो वो ना खरीद पाएँ, और नहीं होंगे स्ट्रीट होकर नहीं खड़े होंगे तो वो खरीदेंगे नहीं, और इस तरह उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी भी रहूँगा, क्योंकि आपने मेरी बात को रखा, आपने मेरी बात को माना मतलब मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार किया, मेरा प्रार्थना स्वीकार की। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम दिया है लेटर में, नाम लिखेंगे। मैं पता नहीं कितनी देर तक इस विषय में बोल सकता हूँ। कैंटीन का खाना खराब होता है, उसके ऊपर भी लिखा जा सकता है। विषाक्त भोजन, एक बार पूछा गया था, विषाक्त भोजन कैंटीन ने, जो विद्यालय में कैंटीन होती है, सभी ने कैंटीन से खाया होगा, मैंने भी खाया है खूब कैंटीन में। अब हमें लगता है कि बच्चे न खाएं, क्योंकि हम तो बच्चे थे, हमें भी नहीं पता था ये खराब होता है कई बार। विषाक्त भोजन, विषाक्त का मतलब पॉइजनस, यानी फूड पॉइजनिंग होगी खाने से। विषाक्त भोजन सप्लाई होती है। विषाक्त भोजन, कैंटीन से विषाक्त भोजन मिलता है, जिन्हें खाकर बच्चे बीमार पड़ते हैं। बीच का पैराग्राफ बता रहा हूँ बस। हमने अक्सर देखा है कैंटीन में खाने पीने की सामग्री अनकवर्ड, बिना ढकी रहती है, मक्खी मच्छर, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। कई बार तो मरी हुई मक्खी भी उसमें खाद्य सामग्री में पाई गई है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि एक दिन का बचा हुआ सामान कई दिनों तक बेचा जाता है। इससे बच्चों को ऐसे विषाक्त भोजन करने से, या विषाक्त व्यंजन खाने से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आए दिन बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। सभी के लगभग जितने बीमार पड़ते हैं, सभी के पेट दर्द की, उल्टी की, दस्त की शिकायत बताई गई है। हो न हो, इसका जिम्मेदार कैंटीन का खाना ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कैंटीन संचालक को सख्त निर्देश दें, ताकि वह बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें। तो इस तरह की बातें आप, मतलब अब आपको समझ में आ गया। स्टोरी बनानी होती है सर, हम भी स्टोरी बना के लिख देंगे। स्टोरी पर रेलेवेंट होनी चाहिए, ये नहीं कैंटीन में खाया था बीमार हो गया, ऐसे नहीं। स्टोरी जमा के कहो, है तो काल्पनिक, और आपने जमानी ऐसी है जैसे सच्ची हुई हो, आपके साथ हुई हो, आपके साथ हो रही हो, ठीक है ना। तो विद्यालय, कुछ भी टॉपिक आए इस तरह का, आप बहुत आराम से आप लिख सकते हो। यदि आपको सुझाव देना है कि किस तरह के टॉपिक पर कैसे लिखेंगे, मैं ज़्यादातर यही आते हैं, खेल की सामग्री, ठीक है, और समय, विद्यालय का समय बदलवाना है। सर्दी हो गई, विद्यालय का टाइम चेंज नहीं हुआ, होना चाहिए ना, नहीं हुआ। तो सिंपल सा टॉपिक है, विद्यालय के समय बदलवाने हेतु। मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा छात्र हूँ। ये पहला पैराग्राफ तो आप पूरा कर लोगे। दूसरे में, जैसा कि आपको पता है कि विंटर, सर्दी की ऋतु दस्तक दे चुकी है, ठीक है ना। सूर्योदय देरी से होता है, लेकिन हमारे विद्यालय का समय
अभी भी गर्मियों वाला चल रहा है, जबकि अन्य विद्यालयों के सभी के समय सारणी बदल गई है, सभी का समय बदल गया है। बच्चे देरी से पहुंचते हैं, बच्चे देरी से पहुंचते हैं तो पढ़ाई क्या होती है, बाधित होती है, उनका पीरियड मिस हो जाता है, इंग्लिश में बोले तो मिस, छूट जाता है, ठीक है ना। इतनी जल्दी अब सर्दी शुरू हो गई तो धुंध भी पड़ने लगी है, ऐसे में वाहन तेज चलने पर दुर्घटना हो सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि विद्यालय का समय हर बार की तरह 1 घंटा देरी से किया जाए, ताकि सभी बच्चे समय से विद्यालय पहुंच सकें, उनकी पढ़ाई का भी कोई नुकसान न हो। छोटी सी बात के ऊपर भी आपने बनाना टॉपिक बड़ा है, बात एक छोटी सी होगी, परंतु आप उसको लंबा खींचना है, थोड़ी सी भूमिका बनाकर। बीच का जो पैराग्राफ है ना, वो आप बड़ा बनाएंगे, पहला और तीसरा तो उतनी लाइनों का मिलेगा, 3-4 लाइनों का, वो बड़ा नहीं हो सकता। आपको बीच के कंटेंट, बीच के पैराग्राफ में कंटेंट बनाना होगा। हो सकते ना टॉपिक, कोई टॉपिक और सुझा सकते हो आप? कोई टॉपिक इस तरह का लगता है आपको? खेल की सामग्री हो गई, यस, बस ड्राइवर बहुत अच्छा टॉपिक है। बस ड्राइवर की शिकायत अक्सर टॉपिक बनता है, मुद्दा बनता है, ये काल्पनिक नहीं है, होता भी है। यस, बस ड्राइवर की शिकायत करने हेतु बीच का पैराग्राफ बता रहा हूँ। बस हमारे विद्यालय का जो बस ड्राइवर, बस नंबर दिस एंड दिस का जो ड्राइवर है, वो अक्सर गाड़ी को लापरवाही से चलाता है। बच्चे गिर जाते हैं, कई बार बच्चे चोटिल हो चुके हैं। चोटिल का मतलब चोट लग चुकी है, चोटिल हो चुके, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों उसको हमारे माता पिता ने भी कई बार चेताया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप उस ड्राइवर के अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, ताकि वह अपने व्यवहार को सुधारे। और यदि नहीं सुधारता है तो चाहे तो आप ड्राइवर, बस चालक को बदल भी सकते हैं। आप तीसरे पैराग्राफ में हम बच्चों की प्रार्थना पर गौर फरमाएंगे और हमें इस समस्या से निजात या मुक्ति दिलाएंगे। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य है। ओके स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक हुआ तो आप भी प्रैक्टिस करें इसकी, और इसके बाद नेक्स्ट कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।